बासिल एपिसोड 40। अटल ने स्क्रीन को छुआ। स्क्रीन पर इसका भेजा हुआ पैगाम जगमगाने लगा। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अनगिनत पैगाम तो बस इसी सवाल के थे, लेकिन अभी आने वाला पैगाम जरा तवील था। इसने अंगूठे की मदद से पैगाम को खोला। देखो, अगर तुम इस बात से घबरा गए हो कि मैं सब जानने लगी हूँ और मैं तुम पर गुस्सा करूंगी, तो तुम गलत हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आज शाम बेकरी के बाहर मैं तुम्हारी मुंतजिर होंगी। जेसिका फ्रैंक। अटल ने गहरी सांस खारिज की। दौरान इसके बारे में भी तो इसे कुछ भी नहीं बता कर गया था कि इसे जेसिका को क्या जवाब देना है। इसने मोबाइल स्क्रीन को बंद किया और जेब में रखा। सर को सोफे की पुष्ट से टिका दिया। पिछले मुसलसल 2 घंटे से चलती कार एक झटके से रुकी। वो इस वक्त इस गाड़ी की डिक्की में बंद थी। गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज के बाद किसी ने डिक्की खोली और इसके बाजू को एक झटके से खींच कर इसे डिक्की से बाहर निकाला। इतने घंटों की तवील और थका देने की मुसाफत के बाद वो अब जहां भी थी, वहां का दर्जे हरारत अमरीका से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ इतनी सर्दी नहीं थी। अब कोई इसका बाजू थामे इसे जबरदस्ती चला रहा था, जबकि अपनी दाएं तरफ से इसे किसी और के चलने का भी एहसास हो रहा था। स्याह पट्टी से इसकी आंखें बंद थी। दौरान का रात के बाद इससे कोई राब्ता नहीं हुआ था। पता नहीं कितने घंटे तो वो बहरी जहाज में नींद बेहोशी की आलम में रही थी, और होश तब आया था जब इसे बहरी जहाज से दोबारा हेलीकॉप्टर में मुंतकिल किया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से उतारकर 3 जगह कार बदलकर वो अब जाकर कहीं पहुंची थी। वो जहां भी थी, इसे चलते हुए मुसलसल 10 मिनट हो चुके थे। एकदम से किसी लिफ्ट के ऊपर जाने का एहसास हुआ। फिर किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज थी, और साथ ही एक झटके से इसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी गई। एकदम से स्याह पट्टी उतरने की वजह से तेज रोशनी ने इसकी आंखों को चुंधिया दिया, और जैसे इसने मूंदी आंखें खोली और सांस खता हुए, ये वही जगह थी जिसे इसने जहन्नम का नाम दिया था, और फिर से जहन्नम की दहलीज पर खड़ी थी। इसके इर्द गिर्द स्याह फाम बड़े डील डोल के आदमी खड़े थे। इनमें से एक पट्टी उतारकर फिर से इसके बंदे बाजू थाम कर आगे बढ़ने लगा। वो रहानसी सूरत बनाए इर्द गिर्द देख रही थी। एक वक्त था जब ली ताओ इसे यहाँ लाया था, और अब इसे पहुंचाने वाला दौरान था। आंखों की स्याह पुतलियां फिर से आंसू से तर होने लगी। दिल का बोझ बढ़ने लगा। जवेरिया, दौरान की आवाज थी। आंसू लड़खड़ाकर आंखों की पुतली से गाल पर बह गया। दौरान कितनी घंटों बाद यूं आवाज सुनकर घबरा कर साथ चलते आदमी को देखा। यूं लगा जैसे इसने भी दौरान की आवाज सुन ली हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बेखबर इसका बाजू थामे चल रहा था, और इसी तरह इसकी दाएं तरफ मौजूद दूसरा शख्स हाथ में बड़ी ही सी बंदूक थामे चल रहा था। जवेरिया, घबराहट जाहिर मत करो। तुम मुझे सुन रही हो, और मैं ये सब देख रहा हूँ। जैसा कहूँ बस वैसा करो। दौरान की आवाज पर ना चाहते हुए भी इसे हौसला हुआ था। नाराजगी अपनी जगह, लेकिन दिल को दौरान पर यकीन था कि वो इसे यहाँ से निकाल लेगा। इसका जो भी मकसद था, इसके लिए वो हामी भर चुकी थी। इसलिए इसके मकसद में इसका पूरी तरह साथ देना अब फर्ज था। अभी चंद कदम ही आगे बढ़े थे जब दौरान की आवाज फिर से सुनाई दी। सुनो, अब पेट के बल झुको और मतली आने की अदाकारी करो। पेट में दर्द जैसी अदाकारी भी। क्या? वैसे अदाकारी करने का कह रहा था? जवीरा ने घबरा कर साथ चलते आदमी को देखा। वो इसकी हालत से बेनियाज चल रहा था। जल्दी करो, झुको और अदाकारी करो, ऐसे जैसे कि तुम्हारा दिल खराब हो रहा है। तुम्हें क्या आ रही है? फिर पेट में शदीद दर्द हो जैसे। दौरान ने अब की बात थोड़े रौब से हदायत की, क्योंकि वो इसके अचानक इस तरह के अमल करने पर खुद को जहनी तौर पर तैयार कर रही थी। दौरान के गुस्सा करने पर वो फौरन झुकी और मतली के अंदाज में मुंह से आवाजें निकालने लगी। वो टांगों को समेट कर जमीन पर कुछ इस अंदाज में झुक रही थी जैसे पेट में दर्द हो, और वो किसी भी लम्हे यहाँ क्या कर सकती है। इसका बाजू थामे चलते आदमी को इसकी हालत पर रुकना पड़ा। दोनों आदमी अब हैरत से इसकी तरफ देख रहे थे। क्या हुआ इसे? साथ चलते आदमी ने पेशानी पर शकन डाले परेशान लहजे में दूसरे की तरफ देखा। इसके मुंह पर से पट्टी खोलो। गुड। ये अब जैसे ही तुम्हारे मुंह पर से पट्टी हटाएं, तो इसे बाथरूम जाने के लिए बोलो। कहो मुझे बाथरूम जाना है, अर्जेंट है। दौरान की अगली हदायत इसके कान के पर्दों से टकरा रही थी। वो अब जमीन पर दो जानों बैठी गहरी सांस ले रही थी। आदमी झुका और पीछे से गांठ खोलकर इसके मुंह पर से पट्टी को हटाया। क्या हुआ है? मुझे बाथरूम जाना है। पट्टी के हटते ही गहरी सांस के साथ
اس نے فوراً انگریزی زبان میں ہی وہی جملہ دہرایا جسے دوران نے بولنے کے لیے کہا تھا، اور ایک دفعہ پھر سے متلی کی آواز نکالنے لگی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو تم اسے باتھ روم لے جاؤ، میں یہی انتظار کر رہا ہوں۔ دائیں طرف چلتے آدمی نے دوسرے کو کہا اور خود پشت موڑ لی۔ ہم دوسرے آدمی نے بھاری آواز میں ہنکار بھرا اور جس سمت وہ جا رہے تھے اس کا بازو کھینچتے ہوئے رخ بائیں طرف موڑ لیا۔ یہ اب ایک لمبی راہداری تھی۔ پہلے وہ جس سمت جا رہے تھے وہ شوین کا آفس نما کمرے کی طرف جاتا ہوا رستہ تھا جہاں اسے پہلی دفعہ لی تاؤ چھوڑ کر گیا تھا۔ گڈ، اداکاری جاری رکھو۔ دوران کی آواز کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ دوران اسے کسی خفیہ ایجنٹ کی طرح ہدایت دے رہا تھا۔ وہ اب بار بار جھکتے ہوئے کیا کی شکایت جیسی آوازیں حلق سے برآمد کر رہی تھی۔ یہ ایک باتھ روم نہیں تھا، ایک قطار میں بنے بہت سے باتھ روم تھے۔ وہ آدمی اب اس کے ہاتھ کھول رہا تھا۔ جاؤ اور جلدی باہر آؤ۔ ہاتھ کھولنے کے بعد اس نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا اور خود وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ کھولنے پر وہ یوں ہی پیٹ پر ہاتھ رکھے سرائے سے باتھ روم میں داخل ہوئی اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کچھ بھی مت بولنا، وہ باہر کھڑا ہے۔ کسی کو بھی کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار سیٹ شاور چلاتی رہو۔ دوران کو کیسے پتا تھا کہ وہ کچھ بولنے والی ہے؟ شاید اسے اندازہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ بولنے سے منع کر چکا تھا۔ گڈ، اب سنو، تمہارے بائیں جوتے کے سٹریپ کے بکل پر ایک سرخ بٹن ہے، اسے دباؤ۔ دوران کی بات مکمل ہونے پر اس نے جھک کر اپنے جوتے کی طرف دیکھا۔ جن جوتوں کو وہ ایک رات پہلے تک عجیب کہہ رہی تھی وہ عجوبہ نکلے تھے۔ سرخ رنگ کی بکل پر واقعی سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا ابھرا ہوا بٹن تھا جس پر بظاہر اس کی توجہ جاتی تو وہ جوتے کا ڈیزائن ہی لگتا۔ اس نے انگلی کی پور کے ذریعے جیسا ہی بٹن کو دبایا، جوتے کی دائیں طرف سے کسی الماری کے دراز کی طرح ایک چھوٹی سی ڈبی نما کٹ نرمہٹ سے باہر آئی۔ اس میں مختلف خانوں میں عجیب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پڑی تھی۔ وہ جو نڈھال بیٹھی تھی ایک دم حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ وہ حیران پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے خانے میں ایک کاپنگ لینس ہے، ان میں سے ابھی صرف ایک لینس اٹھا کر اپنی دائیں آنکھ میں ڈالو۔ دوران کی بات مکمل ہونے پر اس نے پہلے خانے میں پڑی چھوٹی سی پیکٹ کو اٹھایا۔ یہ واقعی چھوٹی سی ڈبی میں اوپر نیچے رکھے ہوئے بے رنگ لینس تھے۔ کاپنگ لینس کسی بھی لاک کوڈ کو اپنے اندر نہ صرف کاپی کر سکتا تھا بلکہ اس کا ڈی کوڈ بھی جنریٹ کر سکتا تھا۔ پریشان مت ہو، اس ڈبی کو کھولو، لینس کو اپنی انگلی کی پورٹ پر رکھو اور آنکھ کی پتلی کو مکمل کھول کر اس کے قریب کرو۔ دوران اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اس نے پہلے کبھی لینس آنکھوں میں نہیں ڈالے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آنکھ میں لینس کس طرح ڈالا جاتا ہے۔ جویریا پلیز سنبھالو خود کو، تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، لینس نیچے گر جائے گا۔ کوئی مرر ہے کیا یہاں پر؟ اس کے ہاتھ کی لغزش وہ دیکھ رہا تھا، اس لیے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کیا کرتی چاہے وہ اسے ہر طرح کی ہدایت دے رہا تھا، لیکن وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ بولنا مت، ہاتھ سے اشارہ کرو۔ جویریا نے گردن اٹھا کے ارد گرد دیکھا۔ یہ چھوٹا سا باتھ روم تھا جہاں سوائے ٹوائلٹ سیٹ اور ایک واش بیسن کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے انگشت کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے دوران کو نفی کا اشارہ دیا اور شاور کی پھر سے چلایا۔ اوہ اچھا، کوئی بات نہیں، یہ عام لینس کی نسبت آسان ہے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ لینس کو نکال کر انگلی کی پورٹ پر رکھو اور دائیں آنکھ کی پتلی کو کھول کر اس کے قریب لے جاؤ، یہ خود ہی پتلی سے چپک جائے گا۔ دوران کی بات مکمل ہونے پر اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبی کو کھول کر اس میں سے لینس کو نکالا اور اپنی انگلی کی پورٹ پر رکھ کر جیسے ہی آنکھ کی پتلی کے نزدیک کیا، وہ واقعی پلک جھپکتے اس کی آنکھ کی پتلی سے چپک گیا۔ ایک پل کو اس نے آنکھ کو جھپکا، لیکن اگلے ہی لمحے سب صاف دکھائی دینے لگا۔ ایک منٹ رکو، ہاں ٹھیک ہے، اب ہو گیا۔ دوران کی آواز پر اس نے ہاتھ میں پکڑی ڈبی کو بند کیا۔ اوکے، اب یہاں دوسرے نمبر والے خانے میں ایک بہت چھوٹی مائکرو انجیکشن چپ پڑی ہے اور ایک عدد انگوٹھی ہے۔ وہ مائکرو نیڈل چپ کو انگوٹھی کے اوپر رکھو، احتیاط سے، نیڈل تمہارے ہاتھ میں نہیں چبھنی چاہیے۔ جویریا نے سفید نگینے جیسے چپ کو اٹھایا۔ وہ سفید چمکتا نگینا تھا، لیکن اس پر ابھار میں بہت باریک سوئیاں تھیں۔ اس نے دوران کی ہدایت کے مطابق جیسے ہی نگینے کو اٹھا کر انگوٹھی کے اوپر رکھا جہاں پہلے سے ہی نگینے کے لیے جگہ کو چھوڑا گیا تھا، وہ چپ ایک ہلکی سے کلک کی آواز پر نگینے کی جگہ پر فٹ ہو گئی تھی۔ وہ آدمی اب دھڑا دھڑ سے دروازہ بجا رہا تھا اور باہر آنے کے لیے کہہ رہا تھا، اس انگوٹھی کو دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لو۔ دوران کی ہر بات وہ منو عین مان رہی تھی۔
इस वक्त जहन में इस सब अजीबो गरीब तैयारी को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो दुरान से कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ सुन सकती थी, बोल नहीं सकती थी। चलो अब जूते का स्ट्रैप फिर से दबाओ और इसे किट को बंद कर दो। दुरान की हदायत के मुताबिक इसने आहिस्ते से फिर से स्ट्रैप के बकल पर लगा बटन दबाया। जूते के सोल में मौजूद किट फिर से इसी तरह गायब हो गई जिस तरह बाहर आई थी। अब बाहर जाओ। दुरान के अगले हुक्म पर वो कांपते हाथों के साथ दरवाजे के हत्थे को घुमाती बाहर आई। आदमी ने इसका बाजू खींच कर अपनी तरफ किया और हाथों को बांधे बिना इसका बाजू दबोचे आगे की तरफ चल दिया। कहा था ना वो मामूली लड़की नहीं है, और अब तो इसकी कीमत आसमान से बातें करने लगी है। सियाह रंग की लेदर सीट एक झटके से घूमी। सुर्ख रंग के कोट में मलबूस स्वयं चहकर कान से लगे फोन पर महू गुफ्तगू था। फोन के दूसरी तरफ मौजूद हार्वी को वो जवेरिया के पहुंच जाने की तलाह दे रहा था। ये इसका ऑफिस नमा कमरा था। जवेरिया को वो दुरान की हिफाजत से निकालकर वापस ले आया था। ये बात इसके चहकने का सबब नहीं थी, बल्कि जवेरिया के यहाँ पहुंचने से पहले तमाम खुफिया माफिया डीलर्स और अमीर कबीर आदमियों की जवेरिया के लिए मांग इसको हैरान कर गई। माफिया के बहुत बड़े डीलर ने जवेरिया के लिए मुंह मांगी कीमत देने का फैसला कर लिया था। कल तक जिस जवेरिया को वो सिर्फ अपनी अना के लिए वापस लाना चाहता था कि वो मामूली सा हीरो कैसे इसे इसके जाल से निकाल कर ले उड़ा, आज वही लड़की इसके लिए एक कीमती उक्का बन गई थी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हार्वी ने इसके इस तरह चहकने पर हैरत से सवाल किया। ऐसा क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे कि इसकी कितनी धूम हो गई है। एलेक्स ब्रैड इस लड़की के एक हाथ की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। ट्वेन ने कहका लगाते हुए गर्म जोशी से जवाब दिया और फिर खबासत से सारी बत्तीसी निकाले आंखें चमकाई। एलेक्स एक अय्याश मगर करोड़पति आदमी था और इसकी पेशकश ने श्वेन के होश उड़ा दिए। देखा, मुझे हीरे की बहुत पहचान है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ रहा था। एलेक्स ब्रैड, हैरत है, लेकिन अगर वो इस लड़की की मांग कर रहा है तो मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ। हार्वी ने हैरत जाहिर करते हुए श्वेन की बात की तायीद की। एलेक्स ब्रैड 55 साल का अय्याश परस्त इंसान था। वो दौलतमंद था और माफिया का खुफिया रुकन था। जवेरिया को दुरान की हिफाजत से निकालकर यहाँ तक पहुंचाने में इसने भी श्वेन को माली तौर पर इमदाद दी थी, इसलिए वो जवेरिया पर अपना हक जता रहा था। लेकिन वो इसकी कीमत के तौर पर श्वेन को भारी रकम और मंशियात भी दे रहा था। एलेक्स के तो अनोखे शौक रहते हैं। इसको छोड़ो, ये बताओ लड़की के हीरो का क्या हाल है? सांप लौट रहे होंगे इसके सीने पर तो। बुलंदो बा कहका लगाते हुए वो हार्वी से दुरान के मुतल्लक पूछ रहा था। आंखों में शैतानी चमक और चेहरे पर बेपनाह खबासत थी। हार्वी ने भी गर्म जोशी के साथ इसके कहके में इसका साथ दिया। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।